परिवार की सुबह का नाश्ता कुछ अलग सा होता है। अरे अलग इसलिए कि इस घर की सुबह हमारी कावेरी जी की टिप्पणी से होती है। वैसे ऐसा पहले नहीं था, लेकिन जब से इस घर में छोटी बहू आई है तब से बस यही चलता जा रहा है। अरे कछुआ भी तुझसे जल्दी चाय बना लेता। ज्योति बहू कहाँ रह गई तू? आ गई माँ जी, आपके लिए बिस्किट ढूंढ रही थी बस। अरे बिस्किट क्या हिमालय पर्वत से लेने गई थी जो इतनी देर लगा दी है? यहाँ मेरे होठ सूख गए चाय के लिए। अरे अब इतनी भी कोई देर नहीं हुई है माँ जी, क्या आप भी ना। अरे ज्योति बहू, तू कछुए से भी रेस लगाएगी ना तो वो भी पहला नंबर आ जाएगा। अरे जरा दिव्या बहू को देख, खरगोश जैसी फुर्ती है उसमें, और तुझसे उम्र में कितनी बड़ी भी है। 15 साल का बेटा भी है उसका, फिर भी मजाल है जो काम में इतनी सी भी लापरवाही हो उससे। अरे माँ जी, मैं भी तो अच्छे से ही काम करती हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ढीली हूँ। अरे ना ना, ढीली नहीं है तू तो, घड़ी की वो सुई है जो सबसे धीरे धीरे चलती है। अरे माँ जी, क्यों सुबह सुबह ज्योति को सुनाने लगी? ये चाय मेरे लिए आधे घंटे बाद लाई है और अब देखो चाय भी ठंडी हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। देखा कितनी फुर्तीली है तेरी जेठानी, जवाब देने में भी वक्त जाया नहीं करती। जा जा दिव्या बहू, तू ही बना ला चाय, इससे कहूंगी तो दूसरा जमाना आ जाएगा तब तक। माँ जी, मैं ही बना लाती हूँ। तो देखा आपने कैसी होती है अग्रवाल परिवार की सुबह। कावेरी की सुबह ज्योति को कछुआ बुलाने से शुरू होती है और फिर दिन होते होते वो सुस्त बिल्ली तक पहुंच जाती है। हाय राम, मेरी तो भूखी मर गई है। अरे ज्योति बहू, रोटी आज ही मिलेगी या उसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा मुझे? लो बोलो, इससे तो जवाब देने में भी आधा घंटा लग जाता है। अरे रोटी ही बना रही है बहू या कोई यूरोपियन रेसिपी खोजने में लगी हुई है? बस 2 मिनट माँ जी, अभी आई। अरे क्या हुआ माँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? गला बैठ जाएगा तुम्हारा। अरे गला तो मेरा बाद में बैठेगा, पहले तो मैं रोटी के लिए बैठ बैठ के ही सूख गई हूँ। अरे ला तो रही है माँ रोटी, तुम्हें तो पता है उसे थोड़ा वक्त लगता है, और तुम्हें कौन सा अभी अमेरिका जाना है? अरे अमेरिका छोड़ो, इसके काम करने की रफ्तार को देखकर तो लगता है कि यमराज भी जब मुझे लेने आएंगे ना तो कहेगी 2 घंटे तो दीजिए माँ जी को, मैं उन्हें गुड बाय कह दूं। क्या माँ तुम भी, अरे छोटी बहू है अभी, वो सीखने में वक्त लगता है काम को। हाँ, इसे तो वक्त लगेगा ही। हाँ हाँ बहू, ले ले वक्त। हाँ, अगले जन्म तक तो सीख ही जाएगी काम इस घर का। ये लीजिए माँ जी रोटी। हाँ, जब तक मैं ये रोटी खाऊं तब तक तो दूसरी रोटी तवे पर डाल दे, तब तक तो पकी जाएगी। क्या माँ जी, आप भी जब देखो मुझे ताने मारती रहती हैं। अच्छी चीजें बनाने में वक्त तो लगता ही है ना अब। हाँ, तभी तो भगवान ने लगता है तुझे जल्दी जल्दी में बना दिया होगा। वो भी फुर्तीले होंगे ना, अब सब तेरी तरह तो होते नहीं। देविया बहू को देख, अभी घर का सारा काम किया, फिर अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने भी गई है, फिर आकर शाम का नाश्ता भी बनाएगी, तब तक तो तुझसे बस रसोई ही साफ होगी। माँ जी, अब ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करती, मैं भी अच्छे से ही काम करती हूँ। अरे माँ, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? वो कर तो रही है ना काम। जाओ ज्योति, तुम अपना काम करो। काम तो वो अपना पूरा भी कर ले, यही बड़ी बात है। सुस्त बिल्ली जैसी हो जाती है वो उसके बाद। ज्योति की सुबह और शाम तानों से भरी पड़ी रहती थी, क्योंकि कावेरी की नज़र में दिव्या की उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उसका काम हमेशा ही फुर्तीला रहता था, जबकि ज्योति बहुत ही काम में ढीली सी पड़ जाती थी। इसलिए वो हमेशा ही कावेरी के तानों का शिकार बनी रहती थी। हाँ भैया, बस चलते हैं, ज्योति आ जाए, वो तैयार होने गई है ना। हाँ हाँ भाई, आराम से बैठ जाओ सब, अभी 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे ज्योति को तैयार होने में। चलिए, मैं तैयार हूँ। देखा कितनी जल्दी तैयार भी हो गई, और कितनी अच्छी तरह से साड़ी पहनी है दिव्या बहू ने। लगता ही नहीं कि उसकी उम्र 37 साल की है, अभी भी 27 की लगती है। और एक हमारी छोटी बहू रानी, अभी से 60 की उम्र की ऊर्जा रहती है उसमें, चलती ऐसे है कि जैसे अभी गिर जाएगी चक्कर खाकर। और अब तो उसका वजन भी बढ़ने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, हमारी ज्योति भी बहुत अच्छी दिखती है, तैयार होने के बाद तो और भी खूबसूरत दिखती है। अब तैयार होने में जन्म भी तो एक लगा देती है ना। धीरे धीरे से साड़ी के पल्लू बांध रही होगी, फिर मेकअप करेगी, फिर आएगी।
अरे ज्योति बहू, हम सब कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड नहीं। अब आप भी जाओ नीचे। अरे माँ, हमें कौन सी देर हो रही है, आराम से उसे तैयार होने दो ना, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। मुझे तो लगता है कि वो पैदा ही कंफ्यूज्ड हुई है सच में। चलिए मैं आ गई। चलो चलो, अब पहले ही देर हो गई है। दिव्या बहू, कुल देवी की पूजा तू ही करना। पता चला कि ज्योति बहू आधे घंटे तक तो सिर्फ दीपक ही जलाती रह जाएगी। क्या माँ जी, पता नहीं आपको मुझसे क्या दिक्कत है। अभी ना वक्त नहीं है मेरे पास, अभी कुल देवी के मंदिर चलना है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बाद में बताऊंगी। कावेरी की नजर में दिव्या ज्योति से हर काम में आगे थी, जबकि उसकी उम्र ज्योति से बहुत कम थी। लेकिन अब रोज रोज के ताने तो ज्योति से भी सहन नहीं हो रहे थे। अरे अभी तक पुलाव नहीं बना क्या ज्योति बहू? आज ही मिलेगा कि कल सुबह? हैं? कितना इंतजार करना होगा? देखिए ना भाभी, माँ जी एक मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। जब देखो मुझे कभी कछुआ तो कभी सुस्त बिल्ली कहती रहती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छा काम करूँ, फिर भी उनका मुझे ताने मारना बंद ही नहीं होता। अरे तुम्हें तो पता है ना माँ जी का स्वभाव, जाने दो ना, उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। पर भाभी रोज रोज वो मुझे अलग अलग ताने मारती रहती हैं, कभी कुछ कहती हैं कि देखो दिव्या को देखो, तुमसे कितनी बड़ी है फिर भी कितनी फुर्तीली है। भाभी, मैंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन हर बात पे उन्हें ताने मारने जरूरी है क्या? मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो मुझे भी बुरा लगता। अरे क्या हुआ, बन गया पुलाव की नहीं कि पड़ोसन के घर जाऊं खाना खाने? तुझसे इतना होगा कि तू इस खटिया को छोड़ के पड़ोसन के घर चली जाए। अरे चाची जी आप? हाँ, बहुत दिन हो गए थे, सोचा अपनी देवरानी से मिल के आते हैं, तो बस चले आए। चाची जी अब बैठिए, मैं आपके लिए पुलाव लेकर आती हूँ। आज ही लेकर आना। ताने मारे बिना इसका खाना हजम नहीं होता। ज्योति बहू, तू पुलाव लेकर आ, फिर हम चारों बैठ कर ना खूब गप्पे लड़ाते हैं। ठीक है चाची जी। शीला के आने से घर का माहौल खुशनुमा सा हो गया था। शीला इस उम्र में काफी सारे काम कर लेती थी, जिसे देखकर दोनों बहुएं शीला से काफी प्रभावित हो गई थी। माँ जी, आपको पता है आज चाची जी ने क्या मंदिर सजाया है, और तो और सूखे मेवे का भोग भी बनाया है। अरे भाभी, आज सुबह तो चाची जी उठकर योगा भी कर रही थी और उन्होंने सारे गमलों को पानी भी दे दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके वक्त में तो माँ जी और आप मिलकर जल्दी से काम खत्म कर लेते होंगे, है ना? क्या हुआ चाची जी, आप हंस क्यों रही हैं? अब अरे दीदी की तो आदत है मजाक करने की। अरे हम ऐसे ही नहीं हंस रहे हैं, हम दोनों मिलके काम नहीं करते थे, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी सास तो इतनी कामचोर थी कि कोई काम ही नहीं करती थी, हमेशा ही बिस्तर तोड़ती रहती थी और सासू माँ की डांट फटकार सुनती रहती थी। अब जी चुप भी करो ना। अरे क्यों, अब शर्म आ रही है क्या? उस वक्त तो इससे कोई काम नहीं होता था, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कावेरी, तुझे ना दोनों बहुएं बहुत अच्छी मिली है। पर क्या है ना, कुछ लोगों को अपना अतीत याद नहीं रहता, इसलिए दूसरों को ताने मारते रहते हैं। क्यों कावेरी, सच कह रहे हैं ना हम? अब हाँ, वो बस हम। अब क्यों जवाब देने में इतना समय लगा रही है? कहीं तू भी कछुआ तो नहीं बन गई? अरे वो तो हम धीरे धीरे काम करते थे ना जी, इसलिए बस हमारी सासू माँ हमें सुनाती और फटकारती रहती थी बस। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि सबके काम करने का तरीका अलग होता है। तेरी बहुएं हीरा है हीरा, इनकी कदर कर लिया कर, समझी हमारी कछुआ देवरानी जी। अब अरे ज्योति बहू, जा सबके लिए चाय बना ला, और सुन कोई हड़बड़ी मत करना, आराम से बना लाना, हम सब यही हैं। हाँ ज्योति बहू, रेस चाहे कोई भी हो, जीत तो कछुए की ही होती है आखिर में। थैंक यू चाची जी यहाँ आने के लिए। अरे मुझे भी तो मौका मिल गया अपनी देवरानी को सुनाने का। विवेक पारुल को सब कुछ मानता। उसे तो ऐसा लगता था कि पारुल जैसी लड़की ने उससे शादी करके उस पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि पूछो नहीं।
वहीं पारुल भी विवेक की इस बात को समझ जाती है और विवेक पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है। क्यों गए थे तुम उस पड़ोसी को अपनी कार में बिठाकर उसके बच्चे के स्कूल में? हाँ बोलो। अरे पड़ोसी नहीं, वो यार है मेरा बचपन का। अरे अब तो हम दोनों की शादी हो गई, वरना मोहल्ले वाले तो कहते थे कि ये दोनों दोस्त ऐसे हैं कि साथ ही ना रह जाएं ये दोनों बिना शादी के। अच्छा, मतलब वो इतना प्यारा था कि मुझसे शादी ही नहीं करते तुम, क्यों? अरे कैसी बात कर रही हो, तुमसे शादी करके तो लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा ही दे दिया। पता है, किसी की बीवी इतनी प्यारी, सुंदर, पढ़ी लिखी और टैलेंटेड नहीं है जितनी कि तुम हो। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा भी गुस्सा मत करो अपनी दोस्त की लाइफ में। अब देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है कि उसकी बीवी को भी अच्छा ना लगता हो। और देखो तो कितना पेट्रोल फूंक दिया तुमने फालतू में उसके बच्चे के स्कूल जाने में। हाँ? विवेक कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन बातों को याद करता है जब उसके बचपन का दोस्त बबलू बात बात पर उस पर अपनी पॉकेट मनी लुटाता था। कैसे उसने उसे बैट खरीद कर दी थी। कॉलेज की फीस जब विवेक ने खो दी थी तब बबलू ही तो था जिसने अपने गले की चेन बेचकर उसकी फीस भर दी थी, और आज वो 50 रुपए के पेट्रोल के लिए सोच रहा है। अरे किस ख्याल में खो गया है? हाँ बोलो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, शाम को चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं? अरे वो ना, तेरी बुआ बुला रही है बेटा, तो शाम को और कहीं नहीं तो अपनी बुआ के घर ही हो आओ। सास ये कहकर चली जाती है। कौन सी? वो चौक वाली तुम्हारी बुआ? बुरा न मानना, लेकिन मैंने देखा है उनको कैसे मेरी झोली में 2001 रुपए डाल गई थी। पूरा परिवार आया था। 1000 रुपए थाली का भी हिसाब लगाओ तो 4000 होते हैं, और दिया क्या 2000? मैं तो ना जाऊं, पता चले मिठाई भी ले जाऊं और फिर इन लोगों का घर आना जाना शुरू हो जाए। अरे बुआ ने तो माँ को पहले ही पैसे दिए थे, 50,000 कपड़े लेने के लिए। वो तो खाली हाथ मुंह नहीं देखना था, इसलिए 2000 ऊपर से दे दिए। अरे ये क्या बात होती है यार? मेरी माँ ने और मौसी ने तुम्हें याद है कितने दिए थे? याद है? बोलो ना। हाँ 100 रुपए, उसी से तो हम लोगों ने पानी की बोतल ले ली थी। वैसे छोड़ो ना यार, ये सब क्या बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जहाँ तुम बोलो वहीं चलते हैं बस। उसी मोहल्ले में पारुल की दूर की चाची की बेटी की बुआ सास रहती थी। पारुल विवेक को लेकर वहाँ चली जाती है। पारुल, ये मोहल्ला तो बुआ का ही है, वो देख लेंगे तो बुरा लग जाएगा, जल्दी चलो। अरे चल रहे हैं ना, लेकिन शादी के बाद पहली दफा आ रहे हैं तो जरा मिठाई वाले के पास से मिठाई तो ले लो। विवेक मिठाई ले रहा होता है कि सामने बुआ आ जाती है। अरे विवेक, तू तो आज शहर में नहीं था, झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती? बचपन से पाला था तुझे, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। विवेक को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगता है, लेकिन बुआ वहाँ से चली जाती है। अरे कहाँ रह गए थे, चलो ना जल्दी। और हाँ, महंगी वाली मिठाई ली है ना? अरे क्या हो गया, मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? मिठाई की दुकान में बुआ मिल गई थी, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। अरे छोड़ो ना, सोचने दो, क्या करना है, चलो जल्दी। अगले दिन मोहल्ले में बबलू विवेक से मिलता है। अरे विवेक, सुनना, चल कहीं घूम कर आते यार, बहुत बोर सा फील हो रहा है। हाँ यार, मेरा भी मन कर रहा है, बस हाथ में अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो और सिर्फ मैं और तू पुराने दिन को याद करते हैं। अच्छा चल, फिर मैं चेंज करके आता हूँ, तू भी आ जा जल्दी से, ठीक है? विवेक कमरे में आता है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं पारुल उसे मना ना कर दे। पहले तो वो सोचता है कि वो पारुल को बिना बताए ही निकल जाएगा, लेकिन फिर पारुल, मैं बबलू के साथ जरा काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। जाओ, जाकर बोल दो तुम्हारी कार खराब है, फिर देखना सारा प्लान कैसे कैंसिल होता है। अरे कैसी बात कर रही हो पारुल, वो मेरा दोस्त है, दिल का रिश्ता है मेरा और उसका, मैं क्यों ये काम करूं? ठीक है, मत करो, लेकिन याद रखना, जब तक तुम वापस आओगे मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। विवेक परेशान हो जाता है और बबलू को जाने से मना कर देता है। ऐसे ही कई दफा हो जाता है, और जब विवेक पारुल के कहने पर बबलू से बहाने करता है, लेकिन एक दिन। अरे क्यों विवेक, तू तो बोल रहा था कि तू घर पर नहीं है, लेकिन तू तो 2 दिन से कहीं गया ही नहीं है।
अरे अच्छा नहीं लगता मेरे साथ रहना तो बता देना दोस्त। वो तो कभी कभी घर के अलावा दोस्तों से दिल की बात करने का मन करता है, तो इसलिए बचपन से मिलना है ना अपना। पर चल कोई ना, आज के बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यही सिलसिला लगभग पारुल हर किसी के साथ करवाती है। खुद तो दूर दूर के रिश्तेदारों से भी रिश्ता निभाती, लेकिन विवेक के सगे संबंधी से लेकर सगे भाई बहन और माँ के सामने भी विवेक को बुरा बना दिया। सब बेकार है तुम्हारी फैमिली में, कोई एक तो बता दो जिसे तुमसे प्यार हो, लगाव हो। कोई नहीं मानता तुमको। जब तक तुम इन लोगों को पैसा दे रहे हो ना सही है, बाकी तो समझ रहे हो ना तुम। कहते हैं ना कि एक बात को दिन में 10 बार बोला जाए तो चाहे वो झूठ भी हो, सच्ची लगने लगती है। कुछ ऐसा ही विवेक के साथ भी होता है। उसे खुद का परिवार अच्छा नहीं लगता, उसके करीबी भी उससे दूर हो जाते हैं। फिर एक दिन, पारुल आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे रहने दो, सब ठीक है, ज्यादा नाटक मत किया करो विवेक। आज जल्दी आ जाना, ऑफिस से शाम को घूमने चलेंगे। विवेक शाम को घर आने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां डॉक्टर उसे 10 दिन के लिए रहने को कहते हैं। देखो, यहाँ खाने पीने का सारा इंतजाम है, टीवी भी लगी है, मैं रोज रोज नहीं आ पाऊंगी। पारुल के जाने के बाद विवेक के पास उसकी माँ और बुआ आते हैं। उन लोगों से पुरानी बात करके विवेक को बहुत अच्छा लगता है। तेरी खबर सुनी तो रुका नहीं गया यार, वैसे मन तो नहीं था तेरे पास आने के लिए। बबलू से भी विवेक लंबी बात करता है। वो 10 दिन अस्पताल में रहता है, जहां उससे मिलने सब आते हैं सिवाय पारुल के। लेकिन जब विवेक घर आता है, तुम 10 दिन में एक बार भी नहीं आई, क्यों? अरे यार, घर का सारा काम, बच्चे, फिर धूप देखते हो ना कितनी होती है। वो तो भला हो मेरे अपनों का, जो मुझे अस्पताल में एक पल भी अकेला नहीं रहने देते थे। मैंने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो उन लोगों के साथ, लेकिन वो मेरे लिए खड़े रहे। जिन लोगों के लिए मैंने उन लोगों को छोड़ा, उसमें से कोई भी मुझे झांकने तक नहीं आया कि मैं कैसा हूं। मैंने फैसला कर लिया है पारुल, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उन रिश्तों की कदर करनी होगी जो मुझसे जुड़े हैं, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे रिश्तों की कदर करता हूं। वरना मायके कब जाना है बता देना।